तो इस वक्त चुनाव चरम पर है, आखिरी चरण है और हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या होगा बीजेपी का। लेकिन बीजेपी जिस लूप में है, जो जीत का एक कर्व है, उसके अगर स्क्रिप्ट राइटर्स की बात की जाए तो राजनाथ जी को कौन इग्नोर कर सकता है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष थे जब बीजेपी ने जीत का परचम फहराना शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, संकट मोचक कहा जाता है आपको पार्टी का, कहा जाता है कि आप ट्रबल शूटर हैं, कहा जाता है कि आप मैन फ्राइडे हैं। इस बार जिस तरीके से चुनाव हुआ, कौन कौन से संकट से आपको निपटना पड़ा? नहीं, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं संकट मोचक हूँ नहीं। मैं चाहे पार्टी के कितने भी ऊंचे पदों पर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने को एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही मानता हूँ और हमारी भूमिका भी बराबर इसी सोच के साथ पार्टी के अंदर रहती है। अगर लोगों के जोश की बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज देखा हम लोगों ने, थोड़ा कम आया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है, ना वोटर में दिखाई दे रहा है, ना जनता में दिखाई दे रहा है। बड़ी सारी आशंकाएं हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी नेतृत्व की एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, यह लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तक जितने चरणों के चुनाव हुए हैं, उससे कमोबेश अब हम लोगों का विश्वास पक्का होता जा रहा है कि जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, शायद वो संकल्प निश्चित रूप से हमारा पूरा होगा। आपको लग रहा है 400 पार हो? हम संकल्प हमारा यही है, लेकिन जो 5 चरणों के अब तक चुनाव हुए हैं और उस आधार पर जो हम लोगों का असेसमेंट है, और बहुत सारे जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन लोगों का भी जो मानना है, उससे लगता है कि 400 मतलब क्लियर कट 400 पार। बीजेपी नेतृत्व की एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ। एनडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। विपक्ष को तो यही कहना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लेकिन उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि 150 का टारगेट, 180 का टारगेट ये दिया जा रहा है बीजेपी को लेकर। जो वो कहना चाहते हो विपक्ष के लोग, उनको कहने दीजिए। मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा हमको प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे और स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, लखनऊ से आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल की। शायद 2019 में जो आपकी जीत थी, 1951 के बाद सबसे बड़ी जीत थी। इस बार कहा जा रहा है कि अब की बार 5 लाख पार वो मार्जिन रहेगा। नहीं, ये कार्यकर्ताओं ने ये कहा है, अब की बार 5 लाख पार। मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कभी भी ये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता हूं कि हमको कितने मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त करनी है। ये जो आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि उनका जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, ये इन सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह रही है, कांग्रेस ने बराबर तुष्टीकरण की राजनीति की है, अपीजमेंट की पॉलिसी की है। अपने राजनीतिक जो उनका काल रहा है, जो राजनीतिक उनका खंड काल रहा है, उसमें बराबर अपीजमेंट की पॉलिसी उन्होंने अपनाई की है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमें अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि जस्टिस और ह्यूमैनिटी, न्याय और मानवता हमारी यह राजनीति का आधार होना चाहिए। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह वैसे ही है जैसी हम लोगों ने एक ज़माने में अटल जी की भी देखी है। कांग्रेस को आप प्रतिद्वंदी मानते हैं या दुश्मन? दुश्मन तो हम किसी को नहीं मानते। व्यक्तिगत स्तर पर भी यदि किसी ने मुझे क्षति पहुंचाई होगी तो मैं उसको दुश्मन नहीं मानता। और राजनीतिक स्तर पर तो किसी ने क्षति पहुंचाई हो तो उसे अपना दुश्मन मैं नहीं मानता। अब राजनीतिक पार्टियां हैं, स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा रहेगी। प्रतिद्वंदी कहना भी कुछ हार्श होगा, यह कुछ ज़्यादा वो होगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा रहती है और प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन राजनीति में भी होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे? अभी की कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे? बीजेपी उस कांग्रेस को कैसे देखती है? कांग्रेस जन सामान्य में अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और कांग्रेस बहुत ही कमजोर हो चुकी है।
और कांग्रेस को के रिवाइवल के लिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों को बैठकर भी एक बार बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है उन लोगों को भी, क्योंकि एक समय कांग्रेस पार्टी इस देश की अजेय अपराजेय ऐसी राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी। मोर देन 50 ईयर्स तक जो है अखंड हुकूमत किया है इस देश में इन लोगों ने। क्यों ऐसी हालत हो गई? इस पर तो उन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए उनके टॉप के लीडर्स को बैठकर। हमारा उनको सुझाव है, वैसे सुझाव उन्होंने मांगा नहीं है, बिना मांगे सुझाव भी नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्टेबिलिटी की एज अ लीडर, लेकिन जब राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बदलते हैं, जब राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, तो कहा जाता है कि वो डर गए हैं, वो भाग गए हैं। इसका काउंटर ये है कि आपने खुद आप लखनऊ आ गए गाज़ियाबाद से, वाजपेयी जी ग्वालियर से लखनऊ आ गए, आडवाणी जी गांधीनगर चले गए। चुनाव क्षेत्र बदलना कोई अपराध तो नहीं है? नहीं, कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन मेरा जो गाजियाबाद से लखनऊ जाना हुआ था उसका एक कारण यह था कि वाराणसी से हमारे मोदी जी ने फैसला किया कि वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा, और उसमें जब 2-4 हमारे जो वरिष्ठ मित्र थे उन लोगों का ये कहना था कि बेटर ये होगा कि आप लखनऊ चली जाइए। तो मैंने कहा जो पंचों की राय वही मैं करूंगा। गाजियाबाद से भी लड़ने का फैसला जो मैंने 2009 में ये किया था, वो केवल इसलिए किया था कि मैं 2009 में भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। स्वाभाविक रूप से दौरे सारे देश के होते हैं और रोज कुछ ना कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फैसले भी करने होते हैं। तो मैंने भी सोचा कि दिल्ली के पास का यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि वह हारी हुई सीट थी। और मुझे याद है कि हमको हमारे आदरणीय आडवाणी जी ने भी, हमारे जेटली जी ने भी, सब लोगों ने कहा कि राजनाथ ये सीट बहुत कमज़ोर है, आप हार जाएंगे। पता नहीं क्यों मैंने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि मैं कहीं से भी चुनाव यदि लड़ूंगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं से, तो कम से कम जनता मुझे हराएगी नहीं। ये पक्का विश्वास था मुझे। और ऐसा भी नहीं कि मैंने गाजियाबाद में कन्वेंशन के लिए पूरा समय दिया हो, फिर भी लोगों ने जिताया। नहीं तो फिर राहुल गांधी रायबरेली से इसलिए गए कि उनको विश्वास है कि जनता हराएगी नहीं, या उनको विश्वास है कि यह सेफ सीट है? दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन दोनों की सोच फर्क है। अब ये तो उसके बारे में तो वही बतला सकते हैं ना क्या सोच कर वो गए, क्योंकि बीजेपी कहती है वो भाग गए। लेकिन मुझे लग रहा था कि वायनाड से ऑलरेडी वो चुनाव लड़े थे, तो फिर रायबरेली जाने का कोई औचित्य नहीं। जाना ही था तो अमेठी गए होते। यहाँ की जनता एक बार उनको शिकस्त दे चुकी थी। क्या आप भी ये मानते हैं कि वो भाग गए अमेठी से? अब जो मैंने कहा ना कि अच्छा रहा होता कि जिस अमेठी से हारे थे, और अमेठी एक देखा जाए तो उस पूरे परिवार की एक लंबे समय से ये सीट रही है। उस परिवार के कई सदस्य वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, स्वयं राहुल गांधी भी वहाँ से चुनाव जीते हैं। लेकिन हारने के बाद फिर वहाँ से भग जाना, थोड़ा सा इसको अच्छे नज़रिए से जन सामान्य नहीं लेगा, तो कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं लेगा इसको। एक्सेप्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एज अ लीडर एक्सेप्टेबिलिटी विपक्ष में भी कैसे हो जाती है ये? पता नहीं मैं एक्सेप्टेबल हूँ विपक्ष में कि नहीं हो, क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। पहली बार मैं आपके द्वारा सुन रहा हूँ और आपने बड़ी बात कही है। ये आपकी ह्यूमिलिटी है। आजकल राजनीति में दोस्ती जैसा शब्द जो है वो सुनाई नहीं देता। अभी आपने बड़ा अच्छी एक बात बोली कि दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रतिद्वंदी तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अब निजी हमले किए जा रहे हैं, पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, कैसी स्थिति दिखती है आपको राजनीति की अभी? मुझे लगता है कि कांग्रेस को बचना चाहिए इससे, और अन्य भी कुछ उनके एलाइज जो हैं उनको भी इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में इस काम को हम कर रहे हैं। क्या इसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? क्या इन सारे जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी पार्टी जिसका कद सबसे बड़ा रहा होगा जिम्मेदार तो वही होगी। स्वाभाविक है कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि जैसे कोबरा, रावण, इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपने कहा कि क्यों कांग्रेस जिम्मेदार है, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ।
जब भी गवर्नमेंट बनी तो इन लोगों ने कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। कुछ नहीं हो पाया। 52 वर्षों का समय अखंड हुकूमत करने का अवसर किसी राजनीतिक पार्टी को मिले, भारत को जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन लोगों ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं, लेकिन जितनी तेजी के साथ होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों के अंदर करिश्मा किया है। भारत का स्टेचर अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। इकॉनमी की दृष्टि से भी देखें, 2004 से लेकर 2010 तक हम केवल इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़े थे, और 2004 से लेकर 2014 तक, जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, अर्थशास्त्री थे, उसके बावजूद वहीं खड़े थे। लेकिन 2014 के बाद आपने देखा कि जो भारत इकॉनमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स इस समय दावा कर रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इस संभावनाओं को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक किस्सा याद आया आपका। इमरजेंसी के दौरान आप जेल गए थे, आपकी नई नई शादी हुई थी, आप घर लौटे तो पता चला कि पुलिस आई है। आपने उनको चाय नाश्ता कराया, बढ़िया कुर्ता पजामा, अभी तो आप कुर्ता धोती पहने हुए हैं, ये भी मैं जानना चाहूँगा ये ट्रांजिशन कब हुआ। बढ़िया कुर्ता पजामा आपने पहना, तैयार हुए, घर वाले परेशान हो गए, आपकी पत्नी दुखी हो गई कि अभी अभी शादी हुई, पति को कहाँ ले गए, क्या था वो, बताइए जरा हमें। ऐसा है कि यह 12 जुलाई 1975 की घटना है। जेपी मूवमेंट अपने पीक पर था और उस समय मैं जिले का कन्वीनर था जेपी मूवमेंट का, तो स्वाभाविक है मेरी भी गिरफ्तारी होनी ही होनी थी। तो मैं इधर उधर से कुछ कार्यक्रम वगैरह करके जो घर वापस लौटा था, तो उसके बाद आकर जो मेरा सेवक है उसने वे बतलाया कि नीचे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के लोग आए हुए हैं, ऑफिसर्स आए हुए हैं सब। तो मैंने कहा देखो जो सबसे सीनियर ऑफिसर हो उसको बुला लो। तो आए तो बहुत एक मिस्टर उपाध्याय थे, तो उन्होंने कहा कि साहब आपके खिलाफ अरेस्ट का वारंट है। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग बैठ जाओ। मैंने कहा इनको बैठा के सब कुछ 2-4 जो ऑफिसर्स थे उनको अपना चाय वगैरह पिलाओ। मैंने कहा ठीक है मैं स्नान कर लेता हूँ, तो मैं चलता हूँ। तो फिर स्नान किया, फिर सूजी का हलवा बना था, सूजी का हलवा खाए और उसके बाद जेल चले गए। और ये ट्रांजिशन कब हुआ? आप पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, फिर कुर्ता धोती हमने आपको देखा, और ये बड़ा हर जगह हम देखते हैं। वैसे जब मैं लेक्चरर था तब तो मैं पैंट शर्ट ही पहनता था, पैंट शर्ट ही नहीं पहनता था, आप जैसी टाई भी मैं पहनता अच्छा था। लेकिन देखा जाए तो 77 में जब मैं MLA बना, उसमें 26 साल की आयु थी, उसके बाद से फिर मैं धोती कुर्ता पहनना शुरू किया था, और साथ ही साथ पायजामा कुर्ता भी मैं पहनता था, और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। राजनाथ जी, ये बड़ा आरोप लगाया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान जो बीजेपी नेताओं के साथ हुआ, अब वो उसका बदला ले रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगा दी जाती हैं, ED CBI लगा दी जाती है। आप इसको कैसे कहेंगे? हम लोगों का एटीट्यूड किसी के प्रति रिवेंजफुल हो ही नहीं सकता है। बदला लेने का हम लोगों का स्वभाव नहीं है, यह तो कभी सोच भी नहीं सकते, करने की बात तो अलग है। और दूसरी बात आपने क्या पूछी अभी? मैंने यही पूछा उनका कि ED CBI ये सब। ED CBI का जहाँ तक सवाल है, ये एजेंसीज हम लोगों ने नहीं बनाई है, ये तो कांग्रेस के शासनकाल की ही ED और CBI एजेंसीज बनी है ना। लेकिन सच्चाई है कि इस ED CBI को पहले की जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इनको काम ही नहीं करने दिया। जिस पर्पज से बनाई गई थी उस पर्पज से इनको काम करने की जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि 2014 के पहले
इसी ईडी ने केवल 32 लाख रुपए वो जब्त किए थे, और उसके बाद लगभग 22,000 करोड़ से की अधिक की संपत्ति ईडी ने, 22,000 करोड़ रुपए से अधिक कैश नगद यह जब्त किया है, और साथ ही साथ 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति लोगों की जब्त की है। अब हाथ पांव सबके बांध कर रखेंगे तो उचित नहीं है ना। कोई ये कहता है कि साहब इनके साथ जुल्म हुआ है, बड़ा अत्याचार हुआ। भाई जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ है तो अदालत है, जाइए। अदालत से आपको राहत क्यों नहीं मिलती है? क्या हम अदालत को भी प्रभावित कर रहे हैं? यानी लोअर कोर्ट से लेकर पूरी सुप्रीम कोर्ट को हम लोग प्रभावित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, अगर फिर से पावर में आएगी तो तानाशाही लागू हो जाएगी। हम लोग किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सभी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, जो सभी एजेंसीज हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं। हम लोग अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन एक और आरोप है उनका, वो आरोप ये क्या है, मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। उनको कह देना चाहिए कि ईडी और सीबीआई बिल्कुल अपना काम बंद करो, घर बैठो। तो क्या चाहते हैं वो जो बतलाएं उसे मान लें। वो कहते हैं कि विपक्ष अगर कहीं पे चुनाव जीत जाता है तो विधायक छिपाने पड़ते हैं, विधायक बच जाए तो सरकार बचानी पड़ती है, सरकार बच जाए तो पार्टी बचानी पड़ती है। बोलते हैं कि ये विपक्ष कहता है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। 132 बार इन लोगों ने चुनी हुई सरकारों को भंग किया है कांग्रेस ने, और जहां तक मेरी जानकारी है कि लगभग 90 बार या 50 के ऊपर है, या 90 के आसपास है कुछ। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सरकारें, चुनी हुई सरकारें भंग हुई हैं। लोकतंत्र का गला हम लोगों ने नहीं घोटा है। और आपने देखा होगा 10 वर्षों के इस शासनकाल में एक भी चुनी हुई सरकार को हम लोगों ने भंग नहीं किया है। भाई आरोप लगाना ही है तो तथ्यों के आधार पर लगाइए। अनावश्यक केवल आक्रोश में अपने प्रतिस्पर्धी पर आरोप भी लगाना ये न्याय संगत नहीं है। आप जब, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूटी में एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, और उसी के साथ वो एक और चीज कहते हैं। आप जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आपने अति पिछड़ों को आरक्षण की पहल की थी। अति पिछड़े, अति दलित दोनों जी। को। कोटा विदिन कोटा की बात हो रही थी। हुक्म सिंह जी की अगुवाई में कमेटी भी बनी, कई सारी चीजें हुई, फिर वो अदालत में जो कुछ भी हुआ, नहीं लागू भी हो गया जी। लागू होने के बाद फिर अदालत में गए लोग। हमारी तब तक मैं मुख्यमंत्री पद से हट चुका था, तो आने वाली गवर्नमेंट। मगर आपके ऊपर यह आरोप लगाता है विपक्ष कि अगर आपकी सरकार आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। हाँ, धर्म के आधार पर किसी भी सूरत में आरक्षण इस देश में नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा भारत का संविधान इस बात की हमको इजाजत नहीं देता। और संविधान संशोधन की जो बात की जाती है, संविधान संशोधन की बात तो छोड़िए, समय समय पर लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बहुत ज़्यादा संविधान में संशोधन किया। ठीक है, कभी आवश्यक होता है संविधान संशोधन करने पड़ते हैं, लेकिन 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इमरजेंसी 1975 के बाद 76 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए थे। कुछ ऐसे भी संशोधन कर दिए थे कि फिर जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो पुनः उस पर संसद ने रीथिंक किया और फिर उसमें संशोधन किया था। लेकिन 10 वर्षों का कार्यकाल हम लोगों का जो इधर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का, एक भी चुनी हुई सरकार को हम लोगों ने भंग नहीं किया है। और इन लोगों ने तो संविधान में इस हद तक जाकर संशोधन किया है कि देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले जो भी संविधान सभा के हमारे सारे सम्मानित सदस्य थे, सबकी यह मंशा थी कि ठीक है, आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसकी प्रस्तावना, उसके प्रियम्बल के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। तो उसकी प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल कहते हैं अंग्रेजी में, उसके साथ भी छेड़छाड़ किया है तो कांग्रेस ने किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ है। और आरक्षण तो ये मानकर चलिए प्रश्न समाप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, ये बेबुनियाद, निराधार।
आप ये आरोप लगा रहे हैं लोग, मैंने जनता के अंदर भ्रम पैदा करके ये उनका जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। इनके पास मुद्दों का काल है, और मैं विपक्ष को यह सुझाव देना चाहूंगा और कांग्रेस के दोस्तों को, सच बोलकर भी राजनीति की जा सकती है। बार बार झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है। और मैं अपनी सार्वजनिक सभाओं में भी कहता हूं, ठीक है मैं भी इंसान हूं, यदि मुझसे कहीं गलती हो गई होगी तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर लूंगा। मैं बुजदिल कायर नहीं हूं, हमको कहीं कोई संकोच नहीं है, गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट आउट कोई कर देगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांग लूंगा। आपने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आपके सहयोगी हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे। मुझे जो कहना था वो मैंने बतला दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसे ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। ये सब सारी हकीकत सामने है, उसके बाद भी जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करना, यह मैं समझता हूं कि यह न्याय संगत नहीं है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस एससी एसटी के आरक्षण को मुसलमानों में बांटना चाहती है। क्या आपको ऐसा लगता है? अरे वो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ सकते हैं, किसी हद तक वो जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसा हो चुका है। वही मैंने कहा ना कि संविधान सभा के जो हमारे सम्मानित सदस्य थे, या संविधान सभा जो चाहती थी, उसकी मंशा के खिलाफ भी उसकी मंशा के खिलाफ ही चले गए, और इन लोगों ने जो प्रस्तावना में प्रियम्बल में संशोधन कर दिया। माने संविधान निर्माताओं की भी मंशा के खिलाफ यदि ये काम कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसा हो चुका है, वहां पर आपकी सरकार थी, तो आपने इसमें परिवर्तन क्यों नहीं लाया? आप वहां पर इसमें आपकी सरकार, हम लोगों ने धर्म के आधार पर नहीं किया, कभी नहीं किया। क्या सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ है? आपकी सरकार की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, इस पर बैठकर हम लोग फैसला करेंगे, लेकिन जनगणना यदि होती है तो उसमें हम लोगों को ऐसी आपत्ति नहीं है, जनगणना हो सकती है। अब एक सवाल, क्योंकि उस टाइम पर आप पार्टी अध्यक्ष थे और एक चर्चा का विषय आया था जिसको अभी अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा बना दिया है। वो कहते हैं कि अगले साल मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, वो 75 साल के हो जाएंगे 17 सितंबर को, और देश के अगले प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। देखिए, ऐसा है कि 2014 में ये सब सारी चर्चाएं थोड़ी बहुत चली थी, तो मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था। ऐसा कहीं कोई फैसला नहीं हुआ था, और न हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है। जब तक व्यक्ति को देश का नेतृत्व करने की उसके अंदर क्षमता है, प्रतिभा है, और आम जनता के द्वारा वह स्वीकार्य है, तो काम करता रहेगा। आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी पार्टी के दुनिया की जो महाशक्ति मानी जाती है, जिस अमेरिका को हम मानते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति जो है 82 साल के हैं। और ये कहना कि मोदी जी तानाशाह बन जाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा बेबुनियाद निराधार आरोप है। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप पार्टी अध्यक्ष थे, उनका ये कहना है कि बीजेपी के संविधान में है ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना झूठ, इतना गलत, क्या मैं कहूं। यदि मुझे दिखा दें हमारी भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहां लिखा है, मैं यही चुनौती देता हूं। मैं बार बार यह बात मैं कहना चाहता हूं, सार्थक राजनीति केवल और केवल सच बोलकर की जा सकती है। घातक राजनीति, ये सब झूठ बोलकर जो करना चाहते हो, घातक राजनीति अपना झूठ बोलकर करें। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, दम है तो क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखाते? कहां लिखा है हमारे संविधान में? एक और आरोप उनकी तरफ से लगाया गया कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है।
असत्य बोलने की पराकाष्ठा है। मैं क्या बताएं ऐसे लोगों के बारे में, क्या बात करें। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। अन्ना हजारे साहब ने भी कहा था। अन्ना हजारे साहब के ही कंधों पर चढ़कर तो इन्होंने लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की है। उनकी बात जो व्यक्ति नहीं माना है, उस व्यक्ति के बारे में आप क्या बात करते हैं। मुझे क्षमा करिएगा, मैं बहुत जिस भाव से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हृदय से ये बोल रहा हूँ। जब व्यक्ति के कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में जब अंतर होता है ना, तो उसे वेदना होती है। क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने। कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम किसी सरकारी आवास में नहीं रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे। शीश महल बनवा लिया, उसमें रह रहे थे, और उसमें अपने ही दल की सांसद महिला को लात घूसों से पीटा जा रहा है, और 15 दिन तक चुप्पी साधे बैठे रहे। कह रहे हैं कि पुलिस जांच करेगी। आप क्यों नहीं बोलते हो? आप मौजूद थे उस समय, क्यों नहीं बोलते हो? क्यों 10-15 दिन तक चुप्पी साधे बैठे रहे? माने जिस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया है, मैं बता दूं आपको, इन्हें जनता माफ नहीं करेगी। थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में पीछे जाता हूं और आपसे आपके पास को लेकर एक बड़ा रोचक इंसिडेंट हमने पढ़ा। मिर्ज़ापुर के केबी डिग्री कॉलेज में जहां आप भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे, वहां आपके कई किस्से बड़े मशहूर हैं। माथे पर तिलक जैसे आपने अभी लगा रखा, बढ़िया कलफ लगा कुर्ता जैसा आपने अभी पहन रखा है, लेकिन हाँ, तब पैजामा था, अभी धोती है। आप जब क्लास में आते थे तो छात्र तालियां बजाते थे। उस दौर की कुछ बातें बताइए। नहीं, मैं पैंट शर्ट में जाता था। ये जानकारी किसी ने सही नहीं दी है। मैं उसमें बराबर पैंट शर्ट ही पहनता था जब मैं लेक्चरर था। तो हाँ, ये बात सही है कि हमारे क्लास में जो लड़के इधर उधर रहते थे, को भीड़ खूब लग जाती थी जब मैं क्लास लेने के लिए जाता था। बच्चों का भी प्यार मुझे बहुत मिला है, और थोड़ा बहुत इधर उधर के उदाहरण देकर मैं फिजिक्स वगैरह भी पढ़ाता था बच्चों को। तो बहुत ही सहज तरीके से समझ लेते थे चीज़ों को, इस कारण भी भीड़ होती थी। एक और चीज़ हमने बात, हाँ, लेकिन इतनी बात सच है, उस समय भी हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और कॉलेज में मैं अकेला था, या मिर्जापुर शहर में बहुत कम लोग रहे होंगे जिनके पास मोटरसाइकिल हो। राजदूत मोटरसाइकिल उस समय भी हमारे पास थी, 350 सीसी हैं, 350 सीसी राजदूत 350। अब वो 350 थी, कौन थी? राजदूत, इतना मैं जानता हूँ। और राजदूत मोटरसाइकिल से मैं पढ़ाने के लिए जाता था। और फिर जब मैं MLA बन गया 77 में, तो आर्मी की जो होती है ना, वो कोटे की जो गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ जो खड़ी रहती हैं, उसमें जो 3000, 4000, 4,500, 5,000 में उस समय ऑक्शन होता था उनका, तो वो मैंने ख़रीदा था। तो हमारे एक मित्र ने उसको अपना, उनकी कारपेट की फैक्ट्री थी, हमारी उम्र के थे, तो उन्होंने इस जीप को तैयार कराया। हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। पक्के दोस्त थे हमारे, आज भी हैं। और फिर उस गाड़ी से मैं फिर चलने लगा। क्या बात, ये शायद हमारे दर्शकों को बिल्कुल नहीं पता होगा। फिर उससे चलने लगा, और जब हम लोग 2, 4, 5 लड़के जब बैठ कर चलते थे, तो उसमें जब कहाँ पैसा था, पेट्रोल का संकट पैदा होता था, तो कहीं जो हमारे पार्टी वार्टी के कार्यकर्ता रहते थे, लोग उतरते थे, फिर यार 10 रुपया आप दे दो, 5 रुपया आप दे दो, ऐसा करके पेट्रोल भराते थे, हम लोग गाड़ी चलाते थे। या किसी अपने कोई व्यापारी, कोई कार्यकर्ता उस पर बैठता था, वो भी लगा देता था कभी कभी। ऐसे ही गाड़ी चल रही थी। सबकी जीप थी, मतलब वो सबकी थी। ये सही कहा आपने, वो सबकी थी। राणा जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी और किस्सा हमने आपके बारे में पढ़ा। साल 2000 में आपने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी। साल 2000 में, आप करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर था। हाँ, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद जब आपकी पेंशन बनी तो वो थी करीब 9500 रुपये, 9500 कुछ रुपये। ऐसा ही रहा होगा, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 9500 रहा होगा, 1100 रहा होगा, कुछ ऐसे रुपये। लेकिन आपने मना कर दिया वो पेंशन लेने से। आपने कहा कि मैंने नहीं, वो लोग कई हजार, 14-15 हज़ार या 17 हज़ार कितना बनाकर लाए थे उस समय, 18 हज़ार। तो एक्चुअली मैंने कहा कि जितने समय मैंने पढ़ाया है
उतने समय का ही मैं बोलूँगा। कहने साहब ये नियम ये इस बात की इजाज़त देता है क्योंकि आप विधायक हैं, सांसद हैं, तो विधायक और सांसद रहते हुए भी आप क्लास लिए हैं बीच में, इसलिए आप पेंशन ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि उस समय मैं ऑलरेडी वेतन विधानसभा से लेता था, तो मैंने नहीं लिया। बहुत उस समय के डायरेक्टर ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं मुख्यमंत्री था ही, अधिकारियों ने भी कहा, मैंने कहा ना। तो वही हमको 900 या 1000 रुपये उसमें पेंशन मिलती जो कि थी। बताया ये जा रहा है कि उस वक्त कॉलेज के चपरासी की सैलरी से भी कम था शायद जो आपको पेंशन मिली। ये ना ऐसा नहीं, ये हो सकता रहो, हो सकता। लेकिन आज शायद वही 900 रुपया बढ़ते बढ़ते 10-11 हज़ार रुपये हो गया। आज की अगर बात करें चुनावों की, तो यह आरोप लगता है कि विपक्ष की तरफ से कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है। वो ये कहते हैं कि कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया और उन्हें फायदा पहुंचाया। नहीं, सबसे बड़ा घोटाला है तो क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जांच करा लेते? ब्लैक मनी के यूज को मिनिमाइज किया जा सके, इस पर्पज से लाया गया था। अदालत बैठी है, क्यों नहीं जाते हैं लोग? कहां घोटाला हुआ है, किसने घोटाला किया है, पता लगाएं। जिन लोगों का नाम लेते हैं उनसे सर्वाधिक पैसा तो इन लोगों ने लिया है। भाई हम तो पहले भी जैसे चल रहा था सिलसिला वैसे चलने देते, क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड की हम व्यवस्था करते? नीयत हमारी साफ थी, उद्देश्य यही था कि ब्लैक मनी का ऑपरेशन जितना मिनिमाइज किया जा सके इसको मिनिमाइज करना चाहिए, उद्देश्य यही था। या कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए संदेह का भी। आपको लगता है कि ठीक है, कभी कभी सिस्टम बनते हैं, कभी हो सकता है कि उसमें कुछ लूप होल्स भी हों, लेकिन लूप होल्स यदि होते हैं, यदि कोई इसे पॉइंट आउट करता है, कोई संज्ञान में लाता है, उसमें संशोधन भी होते हैं। हम लोग खुले दिल दिमाग से काम करते हैं। आपको लगता है कि ये सिस्टम रुकने से नुकसान हुआ है देश का? ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम रुकने से देश का नुकसान अब हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहूंगा। 90 के दशक में आपकी पहचान बनी जब उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश आया। बहुत से लोगों ने एक कड़े फैसले की बड़ी तारीफ की, लेकिन आज बीजेपी पर नौजवान आरोप ये लगाते हैं कि सरकार जो है वो पर्चा लीक रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। कहाँ का, किस स्टेट का हुआ? किस स्टेट का? कई स्टेट्स की बात होती है, जैसे आप लोग हमेशा राजस्थान का उदाहरण देते हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है, पर्चा लीक का जिक्र होता है वहाँ पर। वो जो कानून उसमें बनाया था मैंने, वो बहुत ही कठोर कानून था, बहुत ही कठोर कानून था, सख्ती से लागू किया था। इसीलिए जो रिजल्ट्स पहले हमारे शासनकाल में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के 70%, 75% ऐसे आते थे, वो हमारे समय 14% आए थे। और उसमें भी कुछ मैंने किया था, क्योंकि डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आकर मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा साहब कैसे ऐसे हालात हैं, रिजल्ट बन रहा है और डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो मैं भी तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत उन लोगों ने रिक्वेस्ट की तो मैंने कुछ उसमें रियायत दे दी थी, तब जाकर 14% आया, नहीं तो और नीचे रिजल्ट आ रहा था। सख्ती से लागू किया था मैंने। और मुझे याद है कि उस समय कैबिनेट में भी जल्दी ये पास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे मंत्रिमंडल में भी जितने भी लोग थे उस समय, वो आदरणीय कल्याण सिंह जी थे उसमें मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री था तब की बात नहीं है। आदरणीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उसमें मैं शिक्षा मंत्री था। तो 2 बार वो कैबिनेट में पास भी नहीं हो पाया, सारे सदस्यों के विरोध के कारण। उनका ये कहना था कि भाई इतना कठोर कानून लागू करेंगे और करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, उनके परिवार के सदस्य नाराज हो जाएंगे, तब तो चुनाव में भाजपा की खाट खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर अलग से जाकर मैं कल्याण सिंह जी से मिला। अभी क्या कहा इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। तो फिर जब दूसरी या तीसरी जब कैबिनेट हुई, या फिर प्रस्ताव में लेकर जब गया, तब उन्होंने एक वाक्य कहा था, उसकी भी मैं चर्चा नहीं करूँगा, और फिर पास हो गया था।
लेकिन अभी ये एक बड़ी समस्या है, कैसे निपटा जाएगा इससे? अभी पर्चा लीक एक बहुत बड़ी समस्या है, कैसे निपटा जाएगा? मैंने स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको लेकर जो कोई कठोर कानून बनाना चाहिए। इस पर्चा लीक होने की, नकल करने की इजाज़त मैं समझता हूँ कि देश के बच्चों को किसी भी सूरत में नहीं दी जानी चाहिए। हमारा यह दृढ़ मत है। अब एक और फ्लैशबैक, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, इसका मतलब कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होता है। राजनाथ जी, मैं एक और फ्लैशबैक में जाऊंगा। आपको पहली बार लोकसभा का टिकट शायद 25 साल की उम्र में मिला था और फिर एंड मौके पर वो कट गया था। वो क्या था कारण? ऐसा था कि मैं 75 में जेल गया था, 77 फरवरी में जेल से छूट कर मैं आया था, लगभग 18 महीने के बाद। तो ऐसे ही मैं पैंट शर्ट और यहाँ तक कि फरवरी का महीना था तो थोड़ी ठंड भी थी, तो पुलोवर वगैरह ऐसे में पहना हुआ था। और रात को मैं आया था, रात को 12 बजे, घर में कोई था नहीं, किराए का मकान था, तो वैसे ही लेट गया था। सवेरे उठ के वैसे ही पड़ोसी के पास बंगाली परिवार आता था, अब एक अखबार मंगाते थे, उसको मैं पढ़ रहा था। तभी हमारे पार्टी की जो कोषाध्यक्ष थे हमारे मिर्जापुर शहर के, उनके पास टेलीफोन आया था कि मुझे पार्लियामेंट का टिकट मिल गया है और आपको फला तारीख को नामिनेशन फाइल करना है। तो मैं अचंभित था। नामिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ। लखनऊ बुलाकर मुझे अथॉरिटी लेटर भी दे दिया गया था, वो भी जमा हो गया। लेकिन जब सिंबल मजिस्ट्रेट देता है, अंतिम दिन जो होता है विड्रॉल का, तो उसी समय जब मजिस्ट्रेट ने मेरा नाम बुलाया वो देने के लिए, अथॉरिटी वो सिंबल देने के लिए, अथॉरिटी लेटर मेरा जमा हो चुका था। तो मैं ज्यों ही पहुंचा तब तक एक कोई कलेक्ट्रेट का पीएन वो हाथ में एक पेपर लिए हुए वो मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया, और मजिस्ट्रेट देखते ही चौंक गए। उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह रुकिए, मैं कलेक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। वो कलेक्टर के पास गए, चैम्बर में मिल का है, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह, आपके अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया है और फ़खरी अली अंसारी का अथॉरिटी लेटर आ गया है, इसलिए आपको ये जनता पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाएगा, और 3 बज भी चुके हैं, इसलिए आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई ना कोई सिंबल आप मांग लीजिए। मैंने कहा मुझे कोई सिंबल नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर हम मुझे अपनी चॉइस से आपको सिंबल देना ही पड़ेगा। मैंने कहा दे दीजिए। तो उसमें सारे एडवोकेट, सब लोगों के अंदर बहुत आक्रोश हो गया, क्योंकि जनता पार्टी की प्रचंड हवा थी उस समय। तो और फिर कुछ अपशब्दों का प्रयोग भी लोगों ने इधर उधर से अपना शुरू कर दिया था, जो हमारे जिनको टिकट मिला था। तब मैं एक माइक लेकर वहीं से मैंने बोला था कि ठीक है, पार्टी ने फैसला किया, मेरा मुझे दिया, बाद में कट गया। लेकिन मैं फ़खरी अली अंसारी जी से मैं कहूँगा कि आएँ और अपना अथॉरिटी यहाँ पर सिंबल लें। और मैंने कहा किसी ने उनके साथ कुछ अभद्रता की तो मैं समझूंगा कि वो मेरे साथ अभद्रता कर रहा है, फिर लेकर आए वो। फिर आपने उनके लिए कैंपेनिंग भी की? हाँ, ये एकदम बिना हमारे वो चलते ही नहीं थे, पूरा कैंपेनिंग ईमानदारी के साथ, और कैंपेनिंग की, और इतना अच्छे संबंध उनके साथ थे। जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे आर्थिक सहयोग दिया खुद आकर, और मुस्लिम्स के बीच भी हमारे लिए कन्वेंसिंग की उन्होंने। अब एक वो दौर था, एक ये दौर है। यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना को परिवारवादी पार्टी कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि उनका आरोप लगाया जाता है कि राजनाथ सिंह जी, उनके पुत्र भी जो हैं वो भी विधायक हैं, परिवारवादी वो भी हैं। क्या बीजेपी भी परिवारवादी पार्टी है? अब है, हम हमारे यहाँ है, हमारे 2 बेटे हैं, दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों की अपना इसी में अपना रुचि है। अपना काम धाम भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, अपना काम धाम भी करते हैं, लेकिन अब इन लोगों की रुचि है। लेकिन हमारी पार्टी में भी सारे नेता, इसमें से बहुत सारे नेता ऐसे मौजूद हैं जो कि उस समय इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर रहे हैं। कोई यह नहीं कह सकता है कि मैंने अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट दिया है। कोई नेता यह नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को टिकट देने के लिए मुझसे कहा है।
2007 में पार्टी का मैं अध्यक्ष था। एक तरफ हमारे अटल जी बैठे थे, दूसरी तरफ आडवाणी जी बैठे थे। तो हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिनकी हम लोग बहुत ही इज्जत करते हैं, और हमारे आदरणीय कलराज जी जो इस समय गवर्नर हैं, ये लोग नाम लेकर आए एक विधानसभा क्षेत्र से हमारे बेटे पंकज का। मैंने कहा कि देखिए वैसा है कि ये इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अध्यक्ष था ही, क्योंकि मैं अपने अध्यक्ष रहते अपने बेटे को अपने हाथ से टिकट नहीं दूंगा मैं। तो इसे थोड़ा बहुत तो कल्याण सिंह जी पंकज के पक्ष में तर्क देने लगे, हमारे कल्ला जी भी उनके पक्ष में तर्क देने लगे, क्यों नहीं देना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा अध्यक्ष होने के नाते। तो अटल जी ने कहा मेरा डिसेंट नोट कर लिया जाए। अटल जी ने कहा नहीं, पंकज को मिलना चाहिए। आडवाणी जी भी उसी में कह दिया। और फिर अटल जी ने, अनंत कुमार थे या कौन था सेक्रेटरी इलेक्शन कमेटी का, उनको कहा कि जाकर इसकी घोषणा कीजिए। घोषणा हो गई। तो मैं घर पहुंचा तो मैं दुखी था। आशीर्वाद लेने आए तो मैं आशीर्वाद मैंने नहीं दिया। तो उन्होंने जाकर पंकज जी को आशीर्वाद नहीं, तो जाकर अपनी माँ से शिकायत किया, पापा तो बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम उनका चेहरा डाउन है। तो उनकी माँ आकर मेरे ऊपर फाट पड़ी, बिगड़ गई। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन पंकज ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया। थोड़ी देर के बाद आए, आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा पापा आप नहीं चाहते तो मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे कहा बेटा जाओ अटल जी को उनसे मिलके बतला दो। तो अटल जी की जो स्टाइल थी, जब अटल जी को बतलाने गए तो उन्होंने कहा छोड़ो, तुम्हारे पापा ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर बैठा कहा तुमने ऐसे कैसे हम लड़ पाएंगे जो वो नहीं चाहेंगे। तो जाने दो, ठीक है, चलो पिता होता है। तो 10 साल के बाद उनको अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने, 10 साल टिकट नहीं मिला उनको, अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने टिकट दिया। 10 साल तक टिकट नहीं मिला? ना नहीं मिला। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में एनडीए की लगभग सभी पार्टियों की बात की जाए तो उनका आधार ही वही है। जैसे आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर जी की पार्टी, वहां पे तो परिवारवाद एकदम स्टैम्प्ड है, साफ दिखाई देता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दे दी है। और उन्होंने कहा कि जैसे जो पार्टी है, पार्टी में एक बार जो अध्यक्ष बन गया तो फिर उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा, उसके न रहने पर फिर बेटे के बेटा बनेगा। यह सब सारा सिलसिला ये समाप्त होना चाहिए। इसे परिवारवाद कहते हैं। और भारत की संसद में क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने यह कहा था, क्योंकि किसी ने कह दिया था अमित जी के बारे में, हमारे बारे में, दोनों के बारे में। तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद उसे कहते हैं कि एक ही परिवार ही पार्टी चलाए। लेकिन यदि किसी परिवार में 4, 6, 8, 9 या इन नंबर्स का भी उन्होंने प्रयोग किया था, 10, 8, 9 लोग राजनीति में काम करते हैं, देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं टिकट उनको मिलना चाहिए? ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। पार्टी केवल एक परिवार का ही वर्चस्व बना रहे सदैव के लिए। और देखिए, परिवार का वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी में न होने के कारण इस हिंदुस्तान की एक ऐसी है राजनीतिक पार्टी है जिसकी अपनी एक विचारधारा है, जिसकी एक अपनी दार्शनिक अवधारणा है, और उसी विचारधारा, उसी दार्शनिक अवधारणा पर ही हम लोग सारे अपने काम करते हैं। राजनाथ जी, अब कोई हमसे पूछेगा दार्शनिक अवधारणा क्या है तो वही मैं बतला दूंगा, लेकिन लंबा समय लगेगा। आप देश के रक्षा मंत्री भी हैं। अटल जी कहते थे कि आप यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, दोस्त चुन सकते हैं। हमारे पड़ोसी में ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिनसे काफ़ी डिस्रप्शन है, काफ़ी तनाव है। चीन है, पाकिस्तान है, अभी तो मालदीव भी है। क्या आपको लगता है कि पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना संबंध होने ज़रूरी हैं? मैंने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की।
और आपने देखा होगा कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। यानी उनका इंटेंशन साफ है प्रधानमंत्री का कि हमको पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, और उसके लिए वो प्रयत्न भी किया उन्होंने। लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी हो जो कि अच्छे रिश्ते बनाना ही नहीं चाहता हो और अपने अंदरूनी राजनीतिक कारणों से बराबर भारत का विरोध करता हो, भारत के बारे में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में बराबर उसकी गवर्नमेंट मदद करती हो, तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जब ख़राब होते हैं तो तनाव वो भारत में क्रिएट करता हाँ, है। यही है सच्चाई। क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था या वहाँ की सरकार की हालत है, तनाव भारत के सामने वो और लाने वाला है और खड़ा करने वाला है? कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मतलब हम कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार की कोशिश करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या हम कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं? क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ के लिए हम कभी भी तैयार हैं? बार बार चीज़ें दोहराई नहीं जाती हैं, लेकिन मैं बतला दूं आपको कि यदि इस प्रकार की नापाक यदि हरकत कोई करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और अगर चीन की बात करें तो चीन की बात करें तो देखिए, चीन के संबंध में इस समय मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस समय चीन और भारत के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अभी तक जो बातचीत हो रही है ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, सकारात्मक दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कि उसकी हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। कमांडर लेवल टॉक्स चल रहे हैं। लेकिन भारत का जहाँ तक प्रश्न है, जैसा आदरणीय अटल जी ने कहा था और उसी सोच के अनुसार हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी भी काम कर रहे हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमको अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। कमांडर लेवल की हम लोग कोशिश करते भी हैं। कमांडर लेवल की चाइना से बातचीत चल रही है, डिसएंगेजमेंट पे बातचीत चल रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। पहले का याद होगा उनको पहले का शायद याद होगा। वो तो अभी भी चुनाव में बोल रहे हैं। नहीं, वो 62 का याद होगा। लेकिन हम दोनों फ्रंट्स पे अलर्ट हैं, चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नहीं, हर फ्रंट पर अलर्ट हैं। राजनाथ जी, बॉर्डर के फ्रंट पर भी अलर्ट हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पर भी अलर्ट हैं, हर फ्रंट पर अलर्ट है। और यदि भारत जैसे देश में काम करना है तो लीडरशिप के अंदर अलर्टनेस तो बनी ही रहनी चाहिए। पीओके को लेकर बार बार कहा जाता है कि पीओके जो है उसको हासिल कर लेंगे। कैसे होगा? बातचीत से होगा, युद्ध से होगा, कैसे होगा पीओके हासिल? देखिए, भारत की संसद ने 2 बार प्रस्ताव भी पारित किया है। पीओके हमारा था, है और रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पीओके को हम अपना मानते हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि मुझे यह लगता है कि पीओके को हासिल करने के लिए हमको उस पर आक्रमण करने की कोई ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। होगा कैसे? और ये 3-4 साल पहले आर्मी डे पर सेना के जवानों को संबोधित करते हुए मैंने कहा था, और लगभग कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आपने देखा होगा नारेबाजी वगैरह भी, बहुत तनाव है, सड़कों पर हैं लोग, सड़कों पर है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे थे पीओके से। तो कई जगह भारत के फेवर में नारेबाजी की जा रही है। माना ये धारा 370 समाप्त होने के बाद जो कश्मीर का भी डेवलपमेंट जितनी तेजी से के साथ हो रहा है और जैसे सहज और सामान्य स्थिति वहाँ पर बन गई है, उसके परिणाम स्वरूप लोगों का आकर्षण भारत के प्रति और बढ़ा है। और भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से भारत की में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी की रेखा से बाहर हो रहे हैं, यह सब देखकर स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है लोगों का। एक बार बार चीज़ कही जा रही है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि 100 दिन का एजेंडा हमने सेट कर दिया है। नहीं, 125 दिन का कर दिया उसने। अब 125 दिन का 125 दिन का कर दिया था। तो उसमें मैंने तुरंत मंत्रिमंडल बनने के साथ ही जो पहली कैबिनेट बैठक होगी तुरंत नेक्स्ट डे ही हो जाती है, और नेक्स्ट डे जो बैठक होगी फिर वहीं से काम का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
देखिए, मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बिल्कुल अथक परिश्रम करते हैं, काल्पनिक क्षमता के धनी है। ये कुछ विशेषताएं हैं। और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की एक तड़पन है, जो मैंने महसूस किया है, वो अनपैरेलल है। आपने एज रक्षा मंत्री 100 दिन का या अब तो 125 दिन का आपने क्या एजेंडा सेट किया? ये भी बतलाएंगे नहीं ना, वो तो जो कैबिनेट की बैठक नई सरकार की होगी तो जो भी मंत्री बनेगा वो बतलाएगा। अगर बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि 400 पार जाएंगे, तो डिविसिव पॉलिटिक्स, विभाजनकारी मुद्दों की जरूरत क्या हो रही है? डिविसिव पॉलिटिक्स हो सब कोई नहीं किया हम लोगों ने। नहीं, खाली सरकार की उपलब्धियां तो नहीं गिनाई जा रही हैं। हाँ। कई सारी चीजें, हिंदू मुसलमान भी बिल्कुल आ रहे हैं, नहीं, कई सारी बिल्कुल चीजें नहीं। ये साफ साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपको गुमराह कर रही है। मुस्लिम समाज को ये बतलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी आपको गुमराह कर रही है कि हम आपको धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। यह गलत है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में आरक्षण हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण किया था। यह हकीकत बतलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम किसी भी सूरत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस आधार पर कभी भी हम राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यही हमारी पॉलिटिक्स का आधार है। लेकिन बेरोजगारी और न कभी करेंगे। ये भारत की सीमा में रहने वाले जितने भी लोग हैं या भारत के जितने भी नागरिक हैं, दुनिया के दूसरे देशों में भी रहते हैं, सबके प्रति हम लोगों के मन में सम्मान है। सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन बेरोजगारी, भेदभाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। लेकिन राजनाथ जी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। मंदिर आ जाता है, हिंदू मुसलमान की चर्चा होने लग जाती है, ज्यादा बच्चों की चर्चा होने लग जाती है। कांग्रेस को प्रिकॉशन लेना चाहिए। मंदिर का जहां तक प्रश्न है, देखिए कुछ कमिटमेंट्स हम लोगों के पहले से थे और हमारी आस्था और विश्वास का एक प्रमुख बिंदु रहा है, वह राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण। और राम हमारे आदर्श हैं और मैं कह सकता हूं कि कुछ सामाजिक और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा यह भारत राम के जीवन से लेता है। तो ये था कि यह बनना चाहिए, बन गया। लेकिन राम मंदिर को बनने को लेकर यह कैसे माना जा सकता है कि हम दूसरे धर्म के विरोधी हैं? मैंने किसी के हमने कोई मस्जिद गिरा कर तो नहीं बनाई है, कोई चर्च गिरा कर तो नहीं बनाया है ना। पहले जो मंदिर था, जो ध्वस्त किया गया था, उसका पुनर्निर्माण किया है। इस पर कांग्रेस का ये कहना है कि अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो वो सनातन विरोधी कैसे हो गए? शंकराचार्य भी तो नहीं गए थे। जाना चाहिए था उनको। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां गई थी, उनको भी जाना चाहिए था। सनातन विरोधी की बात अपने, सनातन का मतलब ही होता है नित्य नूतन चिर पुरातन, वही सनातन। तो जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी, आप मानते हैं उसको कि नहीं मानते हैं? नहीं, जाना चाहिए था कांग्रेस को। केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में बेचारे हिम्मत नहीं कर पाए वहां जाने की। अभी थोड़ी देर पहले हमारी इस बातचीत में आपने कहा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उस पर हम हमेशा अमल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसमें आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो कि भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, केसेस चल रहे हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई। नहीं, वही लोग तो उन्हीं की पार्टी के लोग जब उस पार्टी में थे तो उन्हीं की पार्टी के लोग कहते थे कि इनको गलत फंसाया जा रहा। जो एनसीपी में कोई था, कुछ था, कहीं था, वहां लोग कहते थे ना कि इनको जो गलत फंसाया जा रहा था, प्रतिशोध की कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है। अब यहां आ गए तो वही लोग उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। एजेंसीज के काम में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। एजेंसी अपना काम जो करना होता करती हैं। जिसको क्लीन चिट देना है क्लीन चिट देती हैं, जिसको नहीं देना होता नहीं देती हैं। राजनाथ जी, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेगी।
अगर ऐसा होता है तो इसका श्रेय किसको जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी को जाएगा, या राजनाथ सिंह जी को जाएगा? नहीं नहीं, राजनाथ सिंह का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। जहाँ तक मोदी जी का, देखिए इस समय देश के एक सर्वमान्य नेता मोदी जी बन चुके हैं। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए सबको तहे दिल, इसमें कहीं दो राय नहीं। और जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य के मुख्यमंत्री की भी भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी अच्छा काम किया है, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, और ये आर्थिक दृष्टि से भी यदि ताकतवर हमारा उत्तर प्रदेश यदि हो रहा है तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, माने जिसे कहा जाए कि भरपूर सहयोग और भरपूर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त है। राजनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। TV9 से आपने इतनी मसरूफियत में समय निकाल के बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।